लोग जी, आपके पास कुछ डेटा और देख लेते हैं इस बीच में हम। करीब करीब 12 करोड़ बच्चे हैं जो मिड डे मील जिनको दिया जाता है भारत के अंदर। 70% भारत नॉन वेज है, लेकिन अंडे नहीं दिए जाते आजकल। वो स्कूलों के अंदर भी जो कई सरकारें ऐसी हैं जो धार्मिक आधार पर कि अंडे नहीं देने, उनको नॉन वेज नहीं देना है, तो वो है। सरकार के लिए मिल्क बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कि 10 से 12 रुपए पर चाइल्ड को वो कैसे दे। सरकार कहती है हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा है, हाईवे बनाना उनको आसान पड़ता है। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार हम 116 कंट्री में 101 नंबर पे हैं। ये फिगर्स पहले भी आ चुके हैं। 35% बच्चे तो वो स्टंटेड हैं। 68.9% चिल्ड्रन एनीमिया से ग्रस्त हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी एक कमजोरी की एक निशानी है। मुंबई के बारे में कुछ डेटा आए हैं, ये मुझे वेबसाइट से मिले, खासतौर से अक्षय पात्र फाउंडेशन से, कि फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, लेकिन ये भी हंगर, स्टारवेशन और मॉल नरिशमेंट के साथ स्ट्रगल कर रही है। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी में से 90 लाख लोग ऐसे हैं जो स्लम्स में रहते हैं। 60% लोग, मोटा मोटा 59.7, 60% जो हाउस होल्ड है सीवियरली फूड इनसिक्योर है। ये आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इसको, ये मुंबई सिटी की बात है, उनको खाना नहीं मिल रहा है। 16.6% घर ऐसे हैं जो माइल्ड टू मॉडरेटली फूड इनसिक्योर हैं, और 40,000 से 55,000 बच्चे जिनको उन्होंने डिटेक्ट किया, देखा, सीवियरली मॉल नरिश्ड है। एवरी सेकंड चाइल्ड इन मुंबई इज स्टंटेड और वेस्टेड। ये देखकर मैं भी चौंका हूं। ये कुछ उनके मेन्यू है अक्षय पात्र के। ये नॉर्मली साउथ के हैं बेसिकली, तो राइस, तूर दाल, सांभर देते हैं। हर वो प्रतिदिन अपना वो क्या कहते हैं कि बदलते हैं मेन्यू को उसके अंदर। लेकिन ये सारा का बेसिकली बात हो गया, मूंग दाल पायसम हो गया, राइस, मूंग दाल सांभर हो गया, ये सब साउथ के बेसिकली होते हैं। भारत सरकार जो दे रही थी वो 2009 से स्टार्ट कर रही थी। 100 ग्राम प्राइमरी के बच्चे 5वीं क्लास से नीचे, और अपर प्राइमरी को 150 ग्राम, पल्सेस 20 ग्राम और 30 ग्राम, वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल 50 ग्राम और 75 ग्राम, ऑयल एंड फैट 5 ग्राम और 7.5 ग्राम, सॉल्ट एज पर द नीड। और ये पैसा जो दिया जा रहा था, 2020 के आंकड़े मेरे पास है सरकार के, प्राइमरी बच्चों के लिए 4 रुपए 97 दिए जाते थे। अपर प्राइमरी की 5वीं क्लास से ऊपर 7 रुपए 45 दिए जाते थे। और ये हालात है, इसमें स्टेट को भी पैसा देना पड़ता है, सेंटर को भी पैसा देना पड़ता है। अगर अनुपात देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60-40 का अनुपात आपको मिलेगा कि 60% जो है केंद्र देगा और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इन हालातों के अंदर ये डेटा यहाँ पर निकल के आते हैं। अब यहाँ पर आलोक जी, ये अगर मॉल न्यूट्रिशन की स्थितियां बंबई जैसे शहर में हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं और आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स या बाकी जो इनके वर्कर्स है, मिड डे मील बनाने वाले, उनको 1000 से 1500 रुपए महीने के पैसे दिए जाते हैं। वो 1500 में कई बच्चों को खाना डेली बनाते हैं और उनको देते हैं। आप सोचिए कि उनमें बाकी शिकायतें तो आती हैं, लेकिन मिल्क कहीं भी इंक्लूड नहीं है वहां पे। सुना है 1-2 स्टेट्स में उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत मिल्क दिया जाए, एक्सेप्शन केसेस हैं, लेकिन सरकार समझती है कि वो 10 से 12 रुपए एक बच्चे के लिए 200 मिलीलीटर पे खर्च नहीं कर सकती है। तो बच्चे दूध के लिए एक एक बूंद को तरस रहे हैं। आलोक जी, आपकी टिप्पणी। आपके आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन ये जितने भी जो महानगर होते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर भी एक टापू बने होते हैं जो समृद्धि के टापू हैं। मुंबई भी बहुत बड़ा है, तो मुंबई में भी हीरा नंदानी के एक टापू बना हुआ है, वो समृद्ध है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर एक स्लम भी, चाहे दिल्ली भी ले लीजिए, चाहे कोई भी शहर ले लीजिए, लखनऊ भी उठा लीजिए, तो इसमें कुछ इलाके होते हैं जो समृद्धि के टापू होते हैं। उन्हीं के आधार पर आप अपने उस जगह का, उस क्षेत्र का आप कहीं भी कह दीजिए, किसी को फाइनेंशियल कैपिटल कह दीजिए, किसी को स्टेट कैपिटल कह दीजिए, किसी को नेशनल कैपिटल कह दीजिए, केवल कहने भर के लिए होते हैं, एक जैसा नहीं होता। इसकी दो वजह है। एक तो ये कि आप जब सेक्टर भी जब डेवलप करते हैं, तो आप ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई आप जगह ही नहीं बनाते। जब तक आप अनौपचारिक सेक्टर के लिए उनको व्यापार करने के, उनको व्यवसाय करने का अगर आप मौका नहीं देंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें कुछ तरक्की ही नहीं होने वाली। वो लगभग उसी दशा में रहेंगे, और किसी तरीके से रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, वही उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी चीज है। मुंबई की अगर आप बात करते हैं, मुंबई, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर की, तो वहां तो सबसे बड़ी एक चीज और है कि जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में अनौपचारिक सेक्टर के लोग काफी काम करते हैं। और रियल एस्टेट जिस तरीके से पिटा हुआ है, कुछ जरूर घर बिक रहे हैं, लेकिन उससे रियल एस्टेट में काम नहीं मिला है।
केवल 10-15% ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे वो काम चल रहा है, लेकिन इसमें अनौपचारिक सेक्टर में छोटे से लेकर बड़ा बिल्डर तमाम शहर में, कस्बे में, सब जगह है। वहां उस तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो लोगों के पास में आय के साधन तो कम हो गए। तो जब आय के साधन ही कम हो गए हैं, तो वो सबसे पहले तो रोटी से पेट भरने का जुगाड़ करेगा। पौष्टिकता बाद में आती है, किसी तरह भरपेट भोजन हो जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक विदेश की एक कहानी है, किंवदंती है। मतलब एक है कि कहीं पे सेना गई थी काम करने के लिए, मतलब लड़ने के लिए, मैं उस देश का पूरा नाम नहीं लूंगा, समझ जाएंगे वो। तो पता चला कि वहां पर खाने के लिए नहीं नहीं था कुछ होगा। तो उसने ये किया कि किनारे किनारे एक बहुत बड़ा बर्तन चढ़ा दिया था, और उसमें पानी उसमें रख दिया था। वो मतलब उस समय जहाजों की बात है, जहाजों से सब लोग व्यापार करते थे, और लड़ाई युद्ध जीतना, व्यापार करना सब जहाजों के जरिए ही होता था। तो उसने बहुत बड़ा एक चढ़ा दिया पतीला, और उसमें से उसने एक डंडा लेकर, डंडा नहीं, लोहे का एक बड़ा सा पत्थर लेकर घुमाना चालू कर दिया कि बन रहा है खाना। ये तो ही विदेश वाले। भारत में भी कई जगह, आप बस्तर में चले जाइए, या मतलब चलिए जगह का नाम क्या लिया जाए, कालाहांडी भी एक समय में बड़ा मशहूर हो चुका था। अभी भी हमारे आदिवासी और कई सारे इलाके में, झारखंड के भी कई इलाकों में, आप जानिए कि वहाँ पे जो चावल होता है ना, थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल होता है, और उसको पूरा का पूरा फैला करके, मतलब पानी डाल करके उसको किया जाता है कि बन रहा है, बन रहा है। एक आध में भी इस पे बनेगी, लेकिन हकीकत है कि वो बनता 1-1.5 घंटे के अंदर है, और फिर उसको नमक लगा के खाया जाता है। और वो भी भरपेट नहीं मिलता है। माँ का नंबर हमेशा आखिर में आता है। ये देश की हकीकत है, ये कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है। चलिए, इसमें आप क्या करेंगे, ये तो देश का ये है, और देश का मैंने बताया कि समृद्धि के टापू बनना है, एक चमक दमक है, एक डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सरकार को दिखाना होता है। अब आप बताइए, रीजनल कनेक्टिविटी प्लान, उड़ान कितना दिया था। अब तो देश में लोग चलेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे, ये सब चलेंगे। पिथौरागढ़ की उड़ान क्या 30 दिन चल पाती? आप बताइए जरा, नहीं चल पाती है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई सेंटर्स में आपने उड़ान चालू करी, क्या 30 दिन चलती है उड़ान? नहीं चलती है। तो सवाल है कि आप जो चीज बना रहे हैं, अब दूसरा, आप जैसे बात करिए, जैसे वो बुलेट ट्रेन की आप बात करिए। अब बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी, गुजरात से चलेगी, मुंबई तक चलेगी। चलिए ठीक है भाई, आपने, लेकिन आपने कुछ लोगों के लिए बनाई। आदमी शौक में जरूर चलेगा, उस दिन चलेगा, सब करेगा, लेकिन वो क्यों बुलेट ट्रेन में चलेगा? आप मेरे को ये बताइए। अगर वो 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, अगर वो बड़ौदा से उधर चलता है, तो उसको वो घर से पहले वो कुछ कोई माध्यम या अपनी गाड़ी लेकर के जाएगा, ड्राइवर या ड्राइवर ही समझिए, अगर अगर उसको मुंबई जाना है तो वहां पे वो गाड़ी खड़ी करेगा, फिर उसके बाद टिकट लेगा, ऊपर जाएगा, वहां उतरेगा, नीचे जाएगा, और फिर जाकर उसको दफ्तर से मिलना होगा। फिर वहां पे एक गाड़ी लेगा, फिर वहां से लौट के आएगा, फिर गाड़ी लेगा। भैया 150-200 किलोमीटर में तो हर आदमी अपनी गाड़ी से निकल जाता है, क्योंकि उसको कई जगह वहां पर अगर मिलना भी है दूर जगह, तो यानी फिर एक आपका बुलेट ट्रेन फायदे का सौदा। फायदे का क्या मतलब, अपना खर्चा निकालने, इसको मुझे लग नहीं रहा कि वो खर्चा निकाल पाएगी। अब सवाल है कि सरकार का है क्या। आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। अब तो अशोक वानखेड़े जी भी आ गए हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। तो इसमें देखिए, एक चीज बोले, अब जैसे बजट में मैं एक चीज देख रहा था कि आप इसके लिए कर क्या रहे हैं भाई। एक जो मुझे समझ में नहीं है इस वाले बजट में, मुझे लगता है कि हम पैनलिस्ट में को ज्यादा समझा पाएंगे। उसमें लिखा है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाए। ये शब्द नेचुरल फार्मिंग, ये नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है? अब अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है या नहीं है, तो ये नेचुरल फार्मिंग क्या है ये? एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने में दिक्कत क्या थी। क्या श्रीलंका वाले घटना के बाद में आप ऑर्गेनिक शब्द से परहेज कर रहे हैं, इसलिए आपने नेचुरल फार्मिंग का उसका नामकरण कर दिया? दूसरा, इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनेंगे। भाई एक बात बताइए, आप रिसर्च सेंटर तो राइट, बनाते हैं, अभी जैसे हाँ हाँ, उस साइड पे। हेलो, हाँ, अभी जैसे एक आपने वो आनंद जी ने बहुत बढ़िया बात की कि भी वो चलेंगे कैसे। अब जब चार लोगों के बीच में जब एक पशुधन है, तो आप ये कैसे, कहाँ से गोबर मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, कैसे क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो आप मार्केट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मार्केट बढ़ाने के पीछे आपको भारतीय कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए या किसानों से जुड़े हुए लोगों की दरकार है,
या केवल विदेश से आयातित लोगों की आयातित सामान की दरकार है? क्योंकि आप देखिए विदेशी ब्रांड बहुत तेजी के साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं भी आप जाइए सुपर स्टार में शेल्फ पे शेल्फ बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अब तो जो ऑनलाइन बेचने वाले हैं वहां भी आप जाइए, ऑर्गेनिक घी से लेकर ऑर्गेनिक दाल और ऑर्गेनिक सबकी लाइन लग गई है। पहले जहां पर आज से 2 साल पहले गिने चुने वहां पर लाइन होती थी, अब वो लाइन चलती है। तो इसका आप क्या करेंगे? आप कौन से देश बना रहे हैं? जी जी सवाल ये है कि आप हाँ दिनेश भाई, मैं अशोक भाई से पहले, अशोक भाई मैं आधे मिनट में एक बात ऐड कर दूं आलोक जी की बात को। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जब से बना है केवल 2 इंटरनेशनल फ्लाइट आई हैं, 2, और उसमें से भी एक जब उद्घाटन हुआ था तो श्रीलंका के जो लोगों को लेकर आए तो वो से केवल 2 आई हैं, तीसरी नहीं आई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो दूसरी बात आपने कही बुलेट ट्रेन की, मुझे मेट्रो ट्रेन दिल्ली को छोड़ के मेट्रो किस जगह प्रॉफिटेबल है बता दीजिए ना। आप कह रहे हैं लागत नहीं निकलेगी, सरकार बता देना कि यहाँ की मेट्रो ट्रेन बहुत अच्छी, मेट्रो बहुत अच्छी चल रही है। और एक बात कह के खत्म करूंगा अशोक जी, आप दिल्ली में एयरपोर्ट पे जो हालत है अडानी जी के आने के बाद, आप भैया मतलब लगता है कि पैदल चले जाओ ज्यादा अच्छा है। जो वहां जो इस समय जो हालत हो गई है दिल्ली एयरपोर्ट की, बाकी एयरपोर्ट का मैं नहीं जानता हूं। श्रीनगर लोग कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से मैं गया था, वहां दिक्कत है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की हालत, तो इन लोगों के बस का ये जो प्राइवेट हाथ में देते जा रहे हैं। खैर